घटनाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की ओर से शुरू करें तो सबसे बाहरी अगर पुष्प में देखें तो बाह्यदल पाया जाता है। बाह्यदल जिसे हम कैलिक्स भी कहते हैं, तो ये सामान्यतः निषेचन के बाद सूखकर गिर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फल में ये चीरलग्न रहते हैं, यानी कि फल के साथ ही वृद्धि करते हैं और खाने योग्य भाग भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उदाहरण है टमाटर, मिर्च और बैंगन। यहाँ बैंगन में देखिए ये कैलिक्स है यानी बाह्यदल है हरे रंग का, जो कि फल के साथ बढ़ता है और खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, दूसरा देखें दलपुंज यानी कोरला, जो कि रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, तो निषेचन के बाद इनका भी कार्य समाप्त हो जाता है और यह भी गिर जाती हैं। अगली रचना है पुमंग यानी एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम भी निषेचन के बाद सूखकर गिर जाते हैं। वर्तिका तथा वर्तिकाग्र ये भी सामान्यतः सूख करके निषेचन की जैसे ही क्रिया समाप्त हो जाती है, इनका कार्य समाप्त हो जाता है, ये भी सूख करके समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं। कुछ में सूखी हुई स्टिग्मा या ड्राइड स्टिग्मा जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जैसे केसर में सूखी हुई स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अंडाशय की बात करें तो अंडाशय इंपॉर्टेंट है। अंडाशय फल को बनाती है और बीजांड ये बीज में बदल जाता है। तो यहाँ पे दो रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडाशय ने फल बनाया और बीजांड है ये बीज में बदल गया। ठीक है, अब हम निषेचन के बाद देखेंगे कि बीजांड में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, बीजांड की कौन कौन सी रचनाएं किस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो अगर किसी बीजांड की संरचना देखें तो हम सबसे बाहर इनके अध्यावरण को देखते हैं। ऐसी दो अध्यावरण पाए जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर पौधों में इसे बाह्याध्यावरण और इसे अंत अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अध्यावरण जो हैं ये बीज चोल या बीज कवच में बदल जाते हैं, जिसे हम सीड कोट कहते हैं या सामान्य रूप से हम छिलका कहते हैं किसी भी बीज का। ठीक है, तो बीज चोल या बीज कवच का निर्माण अध्यावरण से होता है। तो बाहर जो आपका बाह्य अध्यावरण होता है उसे हम टेस्टा कहते हैं और अंत अध्यावरण इसे टेगमिन कहते हैं। ठीक है, तो आपका बीज चोल भी दो परतों से बना, बाहर वाले को टेस्टा, अंदर वाले को टेगमिन कहा। ठीक है, दूसरी रचना है बीजांड वृंत यानी कि फ्यूनिकल और फ्यूनिकुलस। ठीक है, तो बीजांड वृंत कौन सी रचना है, ये बीजांड है। ठीक है, मेन बॉडी या कह सकते हैं ये पूरा बीजांड का मुख्य शरीर, और यहाँ पर ये जो रचना है जिसके माध्यम से ये कहाँ है, ये ऊतक यहाँ पर अपरा यानी प्लाजेंटा से जुड़ा रहता है, अंडाशय की दीवार से जुड़ा रहता है। ये वाली जो रचना है डंठल के समान, इसे हम बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहते हैं, जिससे बीजांड का मुख्य शरीर जो है इससे आप कह सकते हैं भित्ति से, अंडाशय की भित्ति से अटैच रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फ्यूनिकल सामान्यतः पौधों में नष्ट हो जाता है, लेकिन लीची के अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जैसे एस्फोडिलस, ट्राइएंथिमा और अल्मस। इन सभी में इनसे एक गूदेदार मांसल ऊतक निकलता है जिसे एरिल कहते हैं। ये बीज के चारों तरफ घेर लेता है, चारों तरफ से बीज को घेर लेता है और खाने योग्य भाग होता है। एरिल को हम तीसरे अध्यावरण के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो रचना है ये तो इसका बीजांड वृंत है, ये जो रचना है, और ये चारों तरफ से इस प्रकार से बीज को एक गूदेदार ऊतक द्वारा घेरे हुए है, इसे हम एरिल कहते हैं, जो कि खाने योग्य भाग है। और यहाँ पर जो छिलका जिसे हम फेंक देते हैं ये इसकी फल भित्ति होती है, पेरिकार्प। तो फल भित्ति यहाँ पे छिलके के रूप में है पूरी की पूरी, जिसे हम फेंक देते हैं, और खाने योग्य भाग जो लीची में होता है उसे एरिल कहते हैं, जो कि बीजांड वृंत से निकली हुई एक मांसल ऊतक होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो बीज में बीजांड द्वार इसी नाम से रहता है और ये इसी रूप में रहता है, बस हमें छिद्र के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो बीजांड द्वार वह स्थान है जहाँ से किसी भी बीज में पानी एंटर करता है या प्रवेश करता है। ठीक है, अब हम कुछ खास एग्जाम्पल देख लें। अरंडी यानी कैस्टर, ये इसका आपका सीड है। यहाँ पे एक टोपी जैसी रचना आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बीजांड द्वार से अरंडी में यानी कि कैस्टर में बीजांड द्वार से एक वृद्धि, अतिवृद्धि निकलती है। यहाँ पे बीजांड द्वार को ढके हुई ये रचना है। ठीक है, जिसे हम कैरंकल कहते हैं या बीज चोलक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये रचना बीजांड द्वार से निकलती है। ठीक है, इसे हम बीज चोलक या कैरंकल कहते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट है, जो कि बीजांड द्वार से निकलती है। कैरंकल को ध्यान में रखिएगा, ये कैस्टर यानी अरंडी के बीज में पाया जाता है। अगला देखा बीजांडकाय यानी न्यूसेलस। न्यूसेलस प्रायः बीज बनने पर समाप्त हो जाता है, लेकिन कभी कभी यह पतली परत के रूप में भी बचा रहता है बीज में। तब हम इसे परिभ्रूण पोष यानी पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म भी पूछा जाता है, तो पेरिस्पर्म क्या है? कई बार न्यूसेलस यानी बीजांडकाय बीज में पतली परत के रूप में रहता है, जो कि समाप्त नहीं होता है। इसे हम परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे कि कुमुदनी, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काली मिर्च। ठीक है, तो काली मिर्च याद रखिए और कुमुदनी याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब निषेचन के बाद भ्रूणपोष में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे सॉरी भ्रूणकोश होगा, भ्रूणपोष नहीं है ये, भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में क्या परिवर्तन होंगे? सबसे पहले ये अगर भ्रूणकोश के देखें तो यहाँ पे चलेजा के साइड में 3 कोशिकाएं थी, जिसे हम प्रतिमुख कोशिकाएं एंटीपोडल सेल कह रहे थे। तो इनका भी कार्य समाप्त हो गया निषेचन के बाद, ये भी नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज जो था, यानी कि युग्मनज ने भ्रूण का निर्माण कर दिया निषेचन के बाद। भ्रूणपोष केंद्रक यह भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में बदल गया। एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष ने क्या किया? इसने भ्रूण को पोषण प्रदान किया। ठीक है, और सहायक कोशिकाएं यानी सिनर्जिड्स जो थी, ये भी क्या होती हैं? निषेचन के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।